यहाँ हम देखते हैं कि राजा जंगल में सोया को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे नीचे खाई में अपना दोस्त घायल हालत में मिलता है। अब वो उसे डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर कहता है कि इसे खाई में गिरने के बाद भी उन लोगों ने इसे मारा होगा, तभी तो इसकी हालत बहुत खराब है। अगर ये बहुत दिनों तक होश में नहीं आया तो इसकी मौत हो सकती है। राजा कहता है कि मेरे दोस्त ने मेरे प्यार को बचाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह भी नहीं की। यहाँ पर मुखिया के आदमी सोया तक पहुँच जाते हैं। अब राजा यहाँ मुखिया से मिलने उसके घर आया होता है। मुखिया कहता है कि सरदार, आपके महल में मेरी बीवी ने जो हंगामा किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मेरी बीवी को लगा था कि वो जलपरी लोगों को मार रही है, उससे गलती हो गई। राजा कहता है कि जिस आदमी की लाश समुद्र के किनारे मिली थी, हमें उसकी मौत का पता चला गया है। उस आदमी को जहरीली मछली के अंडों से जहर बनाकर खिलाया गया था और ये सब तुमने ही किया है, तुम एक कातिल हो। और तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि इस आदमी के घर से हमें जहरीली मछली के अंडे मिले हैं। अब मुखिया कहता है कि सरदार, ये सब मैंने नहीं किया है, ये किसी की साजिश है, कोई मुझे फंसा रहा है। अब राजा मुखिया की बीवी को भी पकड़वा देता है और उस पर तलवार तान कर कहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि सोया कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। अब राजा को सोया मिल जाती है जो किसी कमरे में कैद बेहोश पड़ी थी और उसके पास ही बहुत सारे कीमती मोती भी रखे थे। ये सब देखकर राजा को बहुत दुख होता है। यहाँ बाहर खड़ी मुखिया की बीवी वहाँ मौजूद गांव के लोगों से कहती है कि देखो तुम सब लोग, ये राजा एक कातिल जलपरी को बचाना चाहता है, ये जलपरी हमारे गाँव को बर्बाद कर देगी। और तभी राजा मोतियों की बोल उठाकर उन सभी के ऊपर डाल देता है। अब सभी लोग मोतियों को उठाने लगते हैं। राजा जलपरी को उठाकर वहां से ले जाने लगता है और तभी वो सोया से कहता है कि मुझे एक ख्वाब दिखाई दिया था जिसमें मैंने ये देखा कि तुम्हारा और मेरा दोबारा से जन्म हुआ है और हम दोनों फिर से मिल रहे हैं और तुम मुझसे मिलने बहुत दूर से समुद्र पर करके आई हो। अब सीन को काटकर वहीं से दिखाया जाता है जहां पर जॉन्जे और सिम चियोंग बर्फीली जगह पर स्केटिंग के लिए आए थे और तभी जॉन्जे को वो लम्हा याद आ जाता है जब उसे समुद्र के किनारे होश आया था और तब उसे ऐसा लगा था कि किसी लड़की ने उसके कान में आई लव यू कहा था और इसलिए वो उस आवाज को पहचानने के लिए सिम चियोंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे एक बात कह सकती हो, आई लव यू। अब सिम चियोंग खुश होकर जॉन्जे से कहती है कि अच्छा तो तुमने हार मान ली, तुम मेरे हो गए जॉन्जे। अब जॉन्जे कहता है कि पागल हो क्या तुम, ये कैसी बातें कर रही हो। सिम चियोंग कहती है कि लेकिन मुझे तो किसी ने बताया था कि इसी को प्यार कहते हैं। जॉन्जे कहता है कि किसने बताया है तुम्हें, कौन है वो इंसान। सिम चियोंग जॉन्जे के बारे में ही सोचकर कहती है कि है कोई बहुत अच्छा इंसान जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। जॉन्जे कहता है कि कोई लड़का था क्या, होगा कोई पागल थरकी, और तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, समझी तुम। सिम चियोंग कहती है कि तुम उसे बुरा क्यों कह रहे हो, वो बहुत अच्छा इंसान है। जॉन्जे कहता है कि तो जाओ उसी के पास चली जाओ, मेरे साथ क्या कर रही हो। और सुनो, मैंने बस कुछ जानने के लिए तुमसे आई लव यू कहने को कहा था, तुम तो गलत समझ रही हो यार। अब सिम चियोंग उसे आई लव यू कहने लगती है। जॉन्जे कहता है कि अब बस भी करो। सिम चियोंग कहती है कि फिर से कहूँ क्या आई लव यू। जॉन्जे कहता है कि अब बस भी करो यार, पागल हो क्या तुम। अब वो दोनों घर आ जाते हैं। उन्हें साथ आता देखकर नमदू कहता है कि तुम दोनों डेट पर गए थे क्या। ये सुनकर ताए ओह को जलन होने लगती है। वो जॉन्जे की तरफ घूर कर देखने लगता है। जॉन्जे कहता है कि ये क्यों मुझे घूर रहा है और फिर वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। यहाँ जॉन्जे को अब नींद नहीं आ रही थी, वो सिम चियोंग की बातों को याद करके बेचैन हो रहा था। अब वो सिम चियोंग को आवाज लगाने लगता है और कहता है कि ओए ऊपर वाली सो गई क्या तुम। ये सुनकर सिम चियोंग जल्दी से नीचे आने लगती है। अब जॉन्जे उससे कहता है कि ये बताओ कि तुम अब भी उस इंसान से मिलती हो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। सिम चियोंग कहती है कि हाँ। अब जॉन्जे को उससे जेलसी होने लगती है। वो कहता है अच्छा ये बताओ कि वो देखने में कैसा है। सिम चियोंग जॉन्जे के चेहरे को देखकर कहती है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें चमकीली हैं। जॉन्जे कहता है कि वो देखने में लड़कियों जैसा लगता है क्या, और तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके सीने में दिल नहीं होता, समझी तुम। अच्छा ये बताओ कि तुमने उस कमीने लड़के से आई लव यू भी कहा था क्या। सिम चियोंग कहती है हाँ कहा था। अब जॉन्जे गुस्से में कहता है कि क्या तुम हर किसी से आई लव यू ही कहती रहती हो क्या, और अब चलो जाओ यहाँ से, ऊपर नीचे क्यों आकर बैठ गई हो और उसी लड़के के पास क्यों नहीं चली जाती, तुम यहाँ कर क्या रही हो। अब जॉन्जे सो रहा होता है और तभी उसे ख्वाब में वही सब दिखाई देता है जो उसके दोस्त के साथ पिछले जन्म में हुआ था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब वो अपने अंकल के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी की तरह दिखते थे, और अब वो अंकल को कॉल लगाने लगता है। यहाँ मा डे यंग जॉन्जे के अंकल की कार का एक्सीडेंट कर देता है ताकि लोगों को लगे कि उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई है। यहाँ जॉन्जे के पिता को पता चलता है कि उसके ड्राइवर का नशे की हालत में एक्सीडेंट हो गया है और अब वो हॉस्पिटल में है। अब उसका लड़का कहता है कि लेकिन वो तो कभी ड्रिंक भी नहीं करते। अब वो अपनी माँ को शक की निगाहों से देखने लगता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर होंग मा डे यंग को पकड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि तुम उस लड़के को क्यों नहीं पकड़ पाए जो लोगों को लूट रहा है। ये ऑफिसर जॉन्जे के बारे में ही बात कर रहा है। अब होंग कहता है कि सर मैं उसे भी जल्दी ही पकड़ लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ ये तीनों चाशिहा की भाभी को लूटने का प्लान बना रहे हैं कि कैसे उसके पैसे लूटने हैं, लेकिन इन पागलों को ये नहीं पता कि वो औरत चाशिहा की भाभी है। और तभी अचानक से सिम चियोंग वहाँ आ जाती है। वो उनसे कहती है कि क्या तुम सब कहीं जा रहे हो। जॉन्जे कहता है कि हम सब काम पर जा रहे हैं।
सिम चियोंग कहती है कि अच्छा तो क्या काम करते हो तुम। अब ये सुनकर तीनों का मुंह बंद हो जाता है। जॉन्जे कहता है कि हम देश के लिए काम करते हैं और जो लोग लालची होते हैं और जिनके पास हराम का पैसा होता है हम उसके पैसे को सही ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। अब सिम चियोंग कहती है कि ओ अच्छा तो तुम एक सरकारी एम्प्लॉय हो। जॉन्जे कहता है नहीं हम वो नहीं है। सिम चियोंग कहती है कि अच्छा तो तुम उससे भी ज्यादा बड़ा काम करते हो और इतना कहकर वो खुश होने लगती है। यहाँ जॉन्जे के घर से बाहर निकलते ही पुलिस वहाँ आ जाती है। मा डे यंग भी वही होता है और फिर पुलिस मा डे यंग को देख लेती है और फिर उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो चालाकी से पुलिस से बचकर निकल जाता है। यहाँ एक बच्ची को कुछ छोटी लड़कियां मार रही होती है और तभी सिम चियोंग आकर उस लड़की को बचा लेती है और वो उससे कहती है कि तुम इस बेचारी को परेशान क्यों कर रही हो। ये लड़की वही है जिसने सिम चियोंग को पैसे देकर उसकी मदद की थी। इसका नाम टीना है। अब वो दोनों शॉप पर बैठी सूप पी रही होती है। टीना सिम चियोंग को बताती है कि उसके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है। यहाँ ये लड़की अपनी माँ को आकर सब बता देती है। दरअसल ये लड़की जिनजू की बेटी है। अब जिनजू अपनी बेटी को लेकर सिम चियोंग के पास आ जाती है और उसे बाहर आने को कहती है और तभी वो उसे देखकर चौंक जाती है। वो अपने दिल में कहती है कि कौन ये लड़की, इसका हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा है और इसकी लुक तो सबसे अलग और खूबसूरत है। आखिर कौन से सैलून से बाल बनवाए होंगे इसने। अब वो उसके कपड़ों को देखने लगती है और कहती है कि इसके कपड़े तो सबसे अलग हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं इस पे। इसका डिजाइनर आखिर कौन है। अब वो उसके 2 डिजाइन के जूते देखने लगती है और कहती है कि इसने तो हील्स भी अलग अलग डिजाइन की पहन रखी है। आखिर मैंने पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। अब वो सिम चियोंग से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। सिम चियोंग कहती है कि तुम्हारी बेटी टीना को परेशान कर रही थी, मैंने उसे मारा नहीं था, बस समझाया था। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और तभी जिनजू से कहती है कि रुको जरा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है और मुझे सच बताना, ये मत कहना कि ये मेरी नेचुरल स्किन है। अब सिम चियोंग उससे कहती है कि मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ सियोल में नहीं है बल्कि बहुत दूर है। इतना कहकर वो चली जाती है। यहाँ जॉन्जे और उसके दोस्त घर वापस जाने लगते हैं क्योंकि उनका आज का प्लान किसी वजह से खराब हो जाता है। और तभी जॉन्जे की माँ वहाँ से गुजरती है और वो जॉन्जे को देख लेती है। वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा बेटा जॉन्जे ही है। यहाँ जॉन्जे ताए ओह को बताता है कि वो अपनी माँ कई सालों से तलाश रहा है लेकिन वो उसे आज तक कभी मिली ही नहीं पाई। यहाँ नमदू को हॉस्पिटल में डॉक्टर से पता चलता है कि अगर किसी इंसान की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे ठीक होने में 1 महीना लगता है। लेकिन नमदू ये सोचकर हैरान होता है कि आखिर सिम चियोंग का फ्रैक्चर कुछ ही दिनों में कैसे ठीक हो गया। और फिर यही बात वो चाशिहा को बता देता है। अब चाशिहा कहती है कि मुझे तो वो सच में कोई ज़ॉम्बी ही लगती है या फिर वो कोई एलियन भी हो सकती है। यहाँ सिम चियोंग समुद्र में कूदने वाली होती है और तभी एक आदमी आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम पानी में डूबकर मरना चाहती हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये आदमी भी एक जलपरा है। उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। अब जलपरा सिम चियोंग से कहता है कि आखिर तुम यहाँ सियोल में कर क्या रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ भी कोई जलपरी होगी, और ये बताओ कि वहाँ कर क्या रही थी तुम। सिम चियोंग कहती है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं मछली खाने जा रही थी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। जलपरा कहता है कि अरे तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो यहाँ के बारे में, और फिर वो उसे कीमती मोती दिखाने लगता है। सिम चियोंग कहती है कि अरे ये तो हमारे आंसू से बनते हैं लेकिन तुम इनका क्या कर रहे हो। जलपरा कहता है कि तुम्हें नहीं पता, ये यहाँ पर बहुत महंगे बिकते हैं, ये समझ लो कि ये पैसे ही है, बस तुम्हें इस थैली की इस तरह लगाना है और जब तुम रोओगी तो तुम्हारे आंसू इसमें गिरेंगे। सिम चियोंग कहती है कि ओ अच्छा, लेकिन मैं तो बहुत बार रो चुकी हूँ और अब मैं बहुत रोऊंगी और सारे मोती जॉन्जे को दे दूंगी। और फिर वो जॉन्जे के बारे में उसे सब बता देती है और ये भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है लेकिन जॉन्जे अभी उससे प्यार नहीं करता। जलपरा कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अगर जमीन पर कई दिनों तक रहोगी तो तुम मर सकती हो, और अगर तुम जमीन पर रहना चाहती हो तो जरूरी है कि वो इंसान भी तुमसे प्यार करे जिससे तुम प्यार करती हो। अब सिम चियोंग उदास हो जाती है। जलपरा कहता है कि चलो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा कि जिससे तुम प्यार करती हो वो भी तुमसे प्यार करने लगे। और फिर वो उसे ये भी बताता है कि मैं भी यहाँ एक लड़की के प्यार में आया था लेकिन जब उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने मुझे छोड़ दिया, और तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि जॉन्जे को भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में कभी पता न चले वरना वो भी तुम्हें छोड़ देगा। अब वो कहता है कि चलो सबसे पहले तुम्हारा मेक ओवर करते हैं। अब पैसे कमाने के लिए वो दोनों दुख भरी मूवी देखने बैठ जाते हैं ताकि वो रो रो कर मोतियों को इकट्ठा कर सके। सिम चियोंग बहुत सारी शॉपिंग करके और फैशन के कपड़े पहनकर जलपरे के साथ घर तक आ जाती है। अब जॉन्जे आदमी को देखकर कहता है कि आप कौन हो। जलपरा कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ और आप मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा। उसकी बातें सुनकर जॉन्जे हंसने लगता है। अब जलपरा सिम चियोंग को टच करके जॉन्जे को जेलस फील कराने लगता है। ये देखकर जॉन्जे को गुस्सा आ जाता है। वो सिम चियोंग को जल्दी से अंदर आने को कहता है। यहाँ नमदू जॉन्जे से वही कीमती कड़ा लेने आ जाता है और कहता है कि वो मुझे दे दो क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो आखिर है किसका। जॉन्जे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, ये मैंने सिम चियोंग के लिए संभाल कर रखा है क्योंकि अगर वो यहाँ से जाएगी तो मैं ये उसे वापस कर दूंगा। अब जॉन्जे उस ख्वाब के बारे में सोचने लगता है जिसमें राजा किम ने अपने हाथ में उसी कड़े को पहन रखा है।
यहाँ सिम चियोंग पहली बार फैशनेबल ड्रेस पहन कर आती है। नमदू उससे कहता है कि अरे तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, और ताए ओह भी उसे देखकर चौंक जाता है। और तभी जॉन्जे आकर सिम चियोंग के बालों को खोल देता है और उससे कहता है कि ठंड हो रही है, जाकर अपनी पैंट पहन लो, और ये कैसे कपड़े पहने हैं आज तुमने। नमदू कहता है कि उसके कपड़ों से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जॉन्जे कहता है कि ये मेरा घर है, जैसा मैं चाहूंगा यहाँ के लोग वैसा ही करेंगे, समझे तुम। अब सब खाना खा रहे होते हैं, तभी जॉन्जे सिम चियोंग से कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं और तब तक तुम घर की सफाई कर लेना। ताए वो कहता है कि ये क्यों करेगी, सफाई मैं कर लूंगा। अब सब बाहर जाने वाले होते हैं और तभी जॉन्जे अपना फोन घर पर भूल जाता है और फिर वो वापस घर में जाने लगता है। यहाँ सिम चियोंग सफाई कर रही होती है और फिर उसका पानी में तैरने का मन करने लगता है और फिर वो पानी में तैरने लगती है। अब वो जलपरी बन गई थी और तभी जॉन्जे वहाँ आ जाता है और दरवाजे से उसे देख लेता है। सिम चियोंग उसे देखकर डर जाती है, कहीं वो उसे देख न ले, लेकिन जॉन्जे उसे थोड़ा सा ही देख पा रहा था। वो उससे कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। सिम चियोंग कहती है कि जॉन्जे तुम यहाँ क्यों देख रहे हो, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, जल्दी से पीछे मुड़ जाओ। अब वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। जॉन्जे उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं नहाना चाहिए, इस घर में मर्द रहते हैं और अगर मेरी जगह कोई और यहाँ आ जाता तो क्या करती तुम बताओ मुझे। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉन्जे अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों जब भी मेरे घर में आओगे तो बेल बजाकर आना और जोर से चिल्लाना कि मैं घर आ गया हूँ। नमदू कहता है कि लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे। जॉन्जे कहता है कि तुम ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। यहाँ सिम चियोंग जलपरे से मिलने आई होती है। जलपरा उसे बताता है कि इंसान बहुत झूठे होते हैं और मैंने यहाँ पर ये बात जानी है कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो हकलाने लगते हैं और अपना कान खुजाने लगते हैं, और तुम भी इस बात का ध्यान रखना। यहाँ जॉन्जे चाशिहा से कुछ जानकारी लेने के लिए मिलने आया होता है। चाशिहा उसे बताती है कि लोगों को पुराने जमाने का जहाज मिला है जो किसी राजा का था और उस राजा का नाम किम था, और अब वो उसे वही फ्लावर पॉट दिखाने लगती है जो राजा किम ने कई साल पहले सोया के लिए बनाया था। चाशिहा जॉन्जे से कहती है कि ये कई सदियों पुराना है और देखो इस पर जो लड़के ने कपड़े पहन रखे हैं वो आज के जमाने के हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजा किम ने फ्यूचर को देखकर इसे बनाया होगा। अब जॉन्जे फ्लावर पॉट को गौर से देखने लगता है। यहाँ जॉन्जे डॉक्टर को अपनी सारी परेशानी बताने आता है कि जो उसके साथ स्पेन में हुआ था वो वहाँ की कुछ बातों को भूल चुका है और अब वो याद नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर कहता है कि ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है, कभी कभी हम कुछ बातों को भूल जाते हैं। अब जॉन्जे अपनी आंखें बंद करके सब कुछ याद करने की कोशिश करता है। डॉक्टर उससे कहता है कि अब बताओ मुझे, तुम्हें आंख बंद करके क्या दिखाई दे रहा है। और तभी जॉन्जे को अपने पिछले जन्म सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब वो घबराकर उठता है और कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि ये सब मुझे क्यों दिखाई देता है। दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।